मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का फिलीपींस दिखाया जाता है, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने खत्म होने की कगार पर था। फिलीपींस पर इस वक्त जापान का कब्जा है और अब अमेरिका की सेना वहां पर जापान के शासन को खत्म करने के लिए लड़ रही है। हम देखते हैं कि जंगल में कुछ लाशें पड़ी हैं। उनकी यूनिफॉर्म से हम समझ सकते हैं कि वो जापान के सैनिक हैं। तभी हमें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और हम एक और सोल्जर को देखते हैं जो उन लाशों को खा रहा है। अचानक वो चोक करने लगता है और उसके मुंह से एक जिंदा बर्ड निकलती है और इसी के साथ पूरे जंगल में डरावनी फीमेल हंसी गूंजती है। फिर हमें एक वेल्दी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल आल्डो और लिगाया और उनके 2 बच्चे, बेटी ताला और बेटा बयानी है। उनके साथ एक मेड भी रहती है जिसका नाम अमूर है। इस लड़ाई की वजह से पूरे फिलीपींस में खाने का अकाल पड़ा हुआ है और इसका असर आल्डो के परिवार पर भी पड़ रहा है। हम एक लोकल फिलिपिनो ऑफिशियल एंटोनियो को कुछ जापानीज सोल्जर्स के साथ आल्डो के घर पर देखते हैं। एंटोनियो उनके लिए खाना लेकर आया है। तला को ये बात अजीब लगती है क्योंकि भला जापानीज किसी फिलिपिनो को खाना क्यों खिलाएंगे। वो छोटी सी उम्र में भी जापान और फिलीपींस के बीच की दुश्मनी को अच्छी तरह समझती है और उसका शक सही भी है। एंटोनियो दरअसल आल्डो के पास इसलिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि आल्डो ने जापानीज का कुछ सोना चुराया है, पर आल्डो इस बात से इनकार करता है कि उसके पास कोई सोना है। अब एंटोनियो उसे धमकी देता है कि अगर उसने सोना नहीं लौटाया तो जापानीज आर्मी खुद उनके घर आकर रेड मारेगी और फिर उसके परिवार को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ एंटोनियो खुद फिलिपिनो होकर जापानीज आर्मी का साथ दे रहा है क्योंकि जाहिर है कि सोना मिलने पर उसका कुछ हिस्सा उसे भी मिलेगा, जिसकी वजह से उसके मन में लालच है और वो दुश्मन आर्मी का साथ दे रहा है। फिर हम रात में आल्डो को अपनी पत्नी लिगाया के साथ देखते हैं। लिगाया जो भी हो रहा है उससे बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो आल्डो से पूछती है कि क्या उसने सच में सोना चुराया है। जवाब में आल्डो कहता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे परिवार पर कोई खतरा आए। अब वो ये तय करता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए वो अमेरिकन आर्मी से जाकर मदद लेगा क्योंकि इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो अपनी फैमिली से विदा लेता है और उनसे वादा करता है कि वो जल्द लौटेगा। तब तक वो सब एक दूसरे का ख्याल रखें। जाने से पहले आल्डो बयानी के कान में कुछ बताता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। और फिर वो अमूर के पति लैंडो के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर 2 हफ्ते बीत जाते हैं। आल्डो का कुछ अता पता नहीं है और तला के घर में खाने को भी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। साथ ही लिगाया की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तला अब और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, तो वो बाहर जाकर खाना और अपनी माँ के लिए मदद ढूंढने का तय करती है। बयानी भी उसके साथ जाना चाहता है तो वो उसे ले जाने के लिए राजी हो जाती है। बयानी अब एक गन निकालता है और वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इसी गन के बारे में उसके फादर ने उसे जाने से पहले उसके कान में बताया था। चलते चलते तला और बयानी जंगल के काफी अंदर तक चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। तला बयानी को बाहर ही इंतजार करने को कहकर उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक प्लेट में रखी हुई कैंडी दिखती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस कैंडी को खा लेती है क्योंकि वो भूखी भी थी और बहुत दिनों से उसे कुछ अच्छा खाने को मिला भी नहीं था। तभी उसे वहाँ पर किसी और की भी मौजूदगी का एहसास होता है और हम एक लेडी की झलक वहाँ देखते हैं। ताला चेक करने के लिए दूसरे रूम में पहुँचती है तो वहाँ उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखती है जिस पर कई सारे कीड़े हैं। ताला बहुत डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। बयानी उसे घबराया हुआ देखकर पूछता है कि अंदर क्या है, तो वो जवाब में कहती है कि कुछ नहीं और उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद तला को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है। वो उस ओर मुड़ती है तो उसे अपने फादर जंगल की दूसरी ओर जाते हुए दिखते हैं। वो उनके पीछे जाती है। इधर बयानी को भी कोई आवाज सुनाई देती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से बयानी और ताला एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बयानी ताला को ढूंढने लगता है तो उसे जंगल में कुछ लाशें दिखती हैं। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उधर ताला भी परेशान होकर बयानी को पुकारने लगती है और तभी उसे जंगल में एक और झोपड़ी दिखाई देती है। ताला उस झोपड़ी में जाती है तो वो किसी पुरानी चैपल जैसी जगह थी जो बिल्कुल उजाड़ और सुनसान थी। तभी वहाँ वो लेडी आती है जिसकी एक झलक हमने पहली वाली झोपड़ी में देखी थी। वो ताला को बताती है कि वो एक परी है और इस जगह पर सिर्फ साफ दिल के लोग ही आ सकते हैं और ताला एक ऐसी ही साफ दिल आत्मा है। अब ताला उसका टेस्ट लेने का सोचती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो सच में परी है या नहीं। अब ताला उससे अपने फादर और भाई के बारे में पूछती है। परी उसे बताती है कि उसके फादर सेफ हैं और जल्द ही घर लौटेंगे और उसका भाई भी सेफ है और वो घर वापस लौट चुका है। ताला पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता,
तो परी जवाब देती है कि उसे कीड़े ये बात बताते हैं। वो परी ताला को भरोसा दिलाती है कि जब भी उसे मदद की जरूरत होगी वो उसकी मदद करेगी। वो उसे जब चाहे बुला सकती है। अब ताला वापस घर पहुंचती है और रात में उसे एक आवाज सुनाई देती है। ताला देखती है कि वो परी उसके कमरे में खड़ी है। वो ताला की माँ की बिगड़ती हुई तबीयत का जिक्र करते हुए उसे एक जार देती है जिसमें एक कीड़ा है और कहती है कि अगर वो चाहती है कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तो वो इस कीड़े को उन पर छोड़ दे। पर वो उसे वार्निंग देती है कि वो कीड़ा उसकी माँ की बॉडी को अपना नया घर भी बना सकता है। अगले दिन हम घर की मेड अमूर को सबसे छुप छुपा कर एंटोनियो से मिलते देखते हैं। वो उसे बताती है कि उसने घर में हर जगह उस सोने को ढूंढने की कोशिश की है पर उसे वो अब तक नहीं मिला। वो उससे अपने पति लैंडो को ढूंढने की गुजारिश करती है। एंटोनियो कहता है कि पहले सोना ढूंढो, तुम्हारे पास बस 2 दिन और हैं। उसके बाद मुझे खुद वो सोना ढूंढना होगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम लैंडो को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। इधर लिगाया की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। अपनी माँ की ऐसी हालत ताला से और नहीं देखी जा रही और डेस्परेशन में वो कीड़ा जो परी ने उसे दिया था अपनी माँ पर छोड़ देती है इस उम्मीद में कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी। वो कीड़ा लिगाया के मुंह में एंटर करता है और लिगाया अचानक से उठकर बैठ जाती है। वो चोक करने लगती है और फिर अचानक एक अजीब आवाज निकालते हुए डरावने तरीके से ताला की ओर देखती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ताला डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम लिगाया को ताला और बयानी के साथ डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। वो ताला से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था तो ताला उसे बताती है कि उसे एक परी मिली थी, उसी ने उसे ठीक किया है। वो इमोशनल होकर अपनी माँ से कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बातों पर यकीन करना मुश्किल है पर आप ठीक हो तो और कुछ मायने नहीं रखता। वो तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। रात में जब लिगाया अपने कमरे में होती है तो हम उस कीड़े को उसके अंदर देखते हैं जो धीरे धीरे लिगाया पर अपना कंट्रोल जमा रहा है और हम लिगाया के अंदर एक अजीब सा बदलाव होता हुआ देखते हैं। उधर बयानी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जिनका पीछा करते हुए वो अपनी माँ के कमरे की ओर जाता है पर उसकी माँ कमरे में नहीं होती और तभी वो उन्हें सीढ़ियों से नीचे जाते देखता है। वो उन्हें फॉलो करता है और सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी माँ अपना ही हाथ काट कर खा रही है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमूर ने लिगाया को बिस्तर में लिटा दिया है। अब अमूर ड्रेसिंग टेबल में छानबीन करने लगती है उसे सोने की तलाश में। इसी बीच लिगाया की बॉडी में फिर से अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं जिसे देखकर अमूर भी घबरा जाती है। अमूर तुरंत उस कमरे से बाहर निकलकर उसे लॉक कर देती है और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच ताला फिर से उस झोपड़ी में जाती है जहाँ उसे वो परी मिली थी। ताला उस परी का शुक्रिया अदा करती है उसकी माँ को ठीक करने के लिए और कहती है कि उसे खाना चाहिए। परी के जादू से वहाँ खाने की पूरी टेबल सज जाती है। ताला खुशी खुशी अपनी टोकरी भरने लगती है और परी कहती है कि वो जितना चाहे उतना खाना ले जा सकती है। जब ताला खाना लेकर घर लौटती है तो बयानी उसे लिगाया की कंडीशन के बारे में बताता है और उस पर चिल्लाता है कि उनकी मॉम के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए वो और उसकी परी जिम्मेदार है। वो ताला का लाया खाना भी फेंक देता है। अब ताला भी भड़क जाती है और कहती है कि तुमने आज तक किया ही क्या है हालात को ठीक करने के लिए, तुम बस एक बोझ हो। बयानी को बहुत बुरा लगता है पर वो आगे कुछ नहीं कहता। रात में ताला के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। ताला जाग जाती है और चेक करने बाहर जाती है। उसे अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है पर अगले ही पल उसका भौंकना रोने में बदल जाता है और कुछ ही पलों बाद उसका रोना भी बंद हो जाता है। ताला देखती है कि बाहर गार्डन में उसकी मॉम उनके पेट डॉग को खा रही है। अचानक उसकी मॉम उसे देखती है और उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। खुद को बचाने के लिए ताला फौरन घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। इसी बीच बयानी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उनकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है और उसके पास ही एक जिंदा बर्ड भी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले सीन में हमने उस जापानीज सोल्जर के मुंह से निकलते देखी थी। ताला और बयानी लिगाया को किसी तरह उसके रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। ताला को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बयानी से कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। दूसरी ओर हम उस परी को उनके घर के बाहर देखते हैं जो उस बर्ड को खाने लगती है। अगली सुबह बयानी बाहर जाकर अपने पेट डॉग को दफनाने लगता है। इसी बीच ताला उस परी को फिर से उनके घर में देखती है। ताला उसे कन्फ्रंट करती है और उससे पूछती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। परी कहती है कि मैंने तुम्हें चॉइस दी थी
और तुमने सही फैसला लिया। तुम्हारी माँ अब ठीक है, बस उन्हें इसकी कीमत अपनी इंसानियत से चुकानी पड़ रही है। अब ताला उस परी पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। उसे समझ आ चुका है कि उसे परी की नहीं बल्कि परी को उसकी जरूरत है। परी कहती है कि ठीक है, पर अगर तुम्हें फिर से कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी। और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अमोर और एंटोनियो उस घर में सोना ढूंढ रहे हैं, पर जब उन्हें सोना नहीं मिलता तो एंटोनियो गुस्से में अमोर को शूट करने वाला होता है। तभी ताला उन दोनों को देख लेती है। अब एंटोनियो ताला को भी पकड़कर धमकाने लगता है और उससे सोने के बारे में पूछता है। ताला कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वो उससे अपने फादर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसका बाप एक गद्दार था और अब वो मर चुका है। इसी बीच बयानी भी वहाँ आ जाता है और एंटोनियो की तरफ गन पॉइंट करता है। एंटोनियो बयानी को गन चलाने के लिए चैलेंज करता है, पर बयानी ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब एंटोनियो गुस्से में बयानी पर ही गोली चला देता है। ताला अपने जख्मी भाई को संभालने लगती है। एंटोनियो फिर से ताला से सोने के बारे में पूछता है। इस बार ताला उसे अपनी माँ के रूम की चाबी दे देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो उसकी माँ के पास गया तो उसका क्या हश्र होगा। एंटोनियो उस रूम में चला जाता है। अब ताला अमोर से मदद मांगती है। अमोर कहती है कि उसका धोखेबाज बाप मर चुका है और उसी की वजह से उसका पति लैंडो भी फंस गया। अब उसकी मदद सिर्फ एंटोनियो कर सकता है और वो उन दोनों को उसी हालत में छोड़कर ताला की माँ के रूम में चली जाती है ताकि सोना ढूंढने में एंटोनियो की मदद कर सके। इसके बाद ताला को एंटोनियो की चीख सुनाई देती है क्योंकि लिगाया ने उस पर हमला कर दिया है। अब ताला बयानी की गन लेकर अपनी माँ के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और जैसे ही रूम से कोई बाहर निकलता है वो गोली चला देती है और अब हम देखते हैं कि वो गोली अमोर पर चली थी जो वहीं दम तोड़ देती है। अब ताला अपनी माँ के रूम में जाती है तो एक खौफनाक मंजर देखती है। लिगाया ने एंटोनियो को मार डाला है और वहाँ सब तरफ खून ही खून है। लिगाया जब ताला की ओर देखती है तो ताला वहाँ से भागकर बयानी के पास पहुँचती है और उससे कहती है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा। इधर लिगाया के मुँह से फिर से जिंदा बर्ड निकलती है। ताला किसी तरह बयानी को घर से बाहर तो ले आती है, पर वो बेहोश हो जाता है। ताला उसे कैरी भी नहीं कर सकती। उसे अब परी की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो वो वापस उसे झोपड़ी में पहुंचती है और उस परी से मिन्नत करती है कि वो सब कुछ पहले जैसा कर दे। अब वो परी ताला को एक चमकता हुआ फ्रूट ऑफर करती है और कहती है कि अगर वो इसे खा लेगी तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पर ताला को उस पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि वो परी उसे बस धोखा दे रही है, तो वो उस फ्रूट को नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। अब वो परी गुस्से में चिल्लाती है और यहाँ हम उसका असली और डरावना रूप देखते हैं। ताला वापस अपने घर पहुँचती है और देखती है कि जहाँ वो बयानी को छोड़कर गई थी वहाँ वो नहीं है। वो अंदर जाती है तो दिल दहला देने वाला मंजर देखती है। फर्श पर बयानी का कटा हुआ सर पड़ा है। ताला शौक में है। तभी उसे एक हंसी की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ उस परी को खड़ा देखती है जिसके चेहरे पर क्रीपी सी स्माइल है। फिर उसे एक और आवाज आती है और वो देखती है कि उसकी माँ अपना सर दरवाजे पर पटक रही है। अचानक उसकी माँ, जो पूरी तरह से मॉन्स्टर जैसी लग रही है, उस पर अटैक करने वाली होती है। पर इससे पहले कि वो ताला को हर्ट करे, ताला खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसी कमरे में ताला अमोर की लाश देखती है। उसकी माँ ने उसे भी खा लिया है। ताला ये सब देखकर बुरी तरह रोने लगती है। तभी वो परी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो उसकी अब भी मदद करेगी। ताला कहती है कि प्लीज ये सब बंद करो। अब परी अपने असली डरावने रूप में आकर स्माइल करती है और अचानक से वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। ताला कमरे से बाहर आकर देखती है कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी है। जो कीड़ा लिगाया के अंदर था वो बाहर निकल आता है और उड़ जाता है। ताला उसके पास जाती है तो वो धीरे से बयानी का नाम लेती है और वहीं दम तोड़ देती है। अब परी फिर से ताला के पास आती है और फिर से उसे वो फ्रूट ऑफर करती है, ये कहते हुए कि इसे खाते ही तुम सारे दुखों से फ्री हो जाओगी। और कोई चारा ना देखकर ताला वो फ्रूट ले लेती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली आल्डो लैंडो के साथ घर लौट आया है, लेकिन वहाँ अपने बेटे का कटा हुआ सर देखकर आल्डो फूट फूट कर रोने लगता है। इसी बीच लैंडो एक ड्रॉर से सोना निकालने लगता है। इसका मतलब कि आल्डो ने ही वो सोना चुराया था और सबसे झूठ कहा था। और लैंडो के साथ इतने दिनों तक रहते वक्त उसने उसे ये बता दिया होगा कि उसने सोना कहाँ छुपाया है। सोना निकालने के बाद लैंडो उस रूम में जाता है जहाँ आल्डो है और रोते बिलखते आल्डो को शूट कर देता है। लैंडो सोना लेकर वहाँ से चला जाता है और हैरानी की बात ये है
कि ताला चुपचाप उसे ये सब करते हुए और वहाँ से जाते हुए देखती है, पर उसे रोकने की वो कोई कोशिश नहीं करती। रात में ताला मदर मैरी की मूर्ति के सामने कैंडल जलाती है तो हम वो फ्रूट जो परी ने उसे दिया था उसे फर्श पर पड़ा देखते हैं। वो अचानक सड़ जाता है, यानी कि ताला ने वो फ्रूट नहीं खाया। फिर ताला एक लालटेन लेती है और घर से बाहर निकल जाती है, अपने मन में मदर मैरी से ये प्रार्थना करते हुए कि वो उसे रास्ता दिखाएं, क्योंकि वो अब ये नहीं जानती कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ताला उस परी के दिए हुए फ्रूट को खा लेती तो क्या सब ठीक हो जाता? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पहली वाली झोपड़ी में ताला ने जिस लड़की की लाश देखी थी उसके हाथ में भी वैसा ही फ्रूट था जो परी ने ताला को ऑफर किया था। फर्क बस इतना था कि वो फ्रूट खाया हुआ था। अगर ताला उस फ्रूट को खा लेती तो उसका अंजाम भी उस लड़की जैसा होता। वो परी एक इविल एंटिटी थी जो अपने विक्टिम्स को मैनिपुलेट करती थी। उसने पहली बार में ही ताला को अपना शिकार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो जानती थी कि उसके थ्रू से और ज्यादा विक्टिम्स मिल सकते हैं। जो बर्ड्स हमने लगाया और फिल्म की शुरुआत में उस जापानीज सोल्जर के मुंह से निकलते देखी थी, वो दरअसल विक्टिम्स की आत्मा और उनके अंदर की इंसानियत को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि उस परी ने ताला से कहा था कि उसकी माँ की सेहत की कीमत उनकी इंसानियत है, और जितनी बार लगाया किसी को खाती थी उसकी इंसानियत और इनोसेंस बर्ड के रूप में उसके अंदर से बाहर निकलती थी। उस बर्ड को बाद में वो परी खाती थी और उसी से उसे ताकत मिलती थी। एक तरह से ये फिल्म फ्री विल के कॉन्सेप्ट के आसपास घूमती है, क्योंकि कहीं भी परी ने ताला को कोई भी डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं किया। हर फैसला ताला ने खुद डेस्परेशन में आकर किया, जिसकी कीमत उसे अपनी फैमिली को खोकर चुकानी पड़ी। और आखिर में जब उसने उस फ्रूट को नहीं खाया तो उसने खुद को अपनी डेस्परेशन के हवाले करने की बजाय सब कुछ किस्मत और ईश्वर के हवाले कर दिया। और इसीलिए आखिरी सीन में ना उसने अपने डैड को बचाने की कोशिश की और ना ही लैंडो को सोना ले जाने से रोका। और अब अपनी जिंदगी के आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत सारा थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कर दीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।